चलिए धन्यवाद। तो सर क्या बात कह रहा था मैं कि जो सप्लाई हो रही है ना वहां पे उसका टाइम इनडिटर्मिनेट है। सर कोई रेड में पकड़ा गया, सर्वे में पकड़ लिया, उसके पास में इन्वेंट्री में डिफरेंसेस निकले तो उसको सप्लाई मान लिया गया। यानी जहां पे ना इनवॉइस है ना, समझ गए, इन सच सिचुएशंस टैक्स तो लगेगा ना। तो टाइम ऑफ सप्लाई सबसेक्शन 5 बताएगा। उसके बाद अगर कोई लेट पेमेंट है, पेनाल्टी है, डेमरेज है, एक्स्ट्रा अमाउंट होती है ना इस तरीके की, लेट फीस है, ये अलग चीज है। ये सप्लाई के अगेंस्ट है। ये तो सब गुड्स का ही पैसा है। ये पैसा गुड्स का है ही नहीं। ये तो मैं आपको माल बेचा 2 लाख का, आप 30 दिन का उधार दिया, आपने पैसे मेरे को 45 दिन में दिए। एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 15 दिन का आपने मेरे को ब्याज भी दिया। तो सवाल है इस ब्याज का क्या होगा। पहला चीज, क्या ये सप्लाई है, क्या ये गुड्स और सर्विस में कवर होगा, क्या इंटरेस्ट पे जीएसटी है। तो बेटा अगर इंटरेस्ट है तो वो तो मनी सर्विस है, और मनी सर्विस जो है वो गुड जीएसटी में कवर नहीं होती है। लेकिन लोन थोड़ी था, एडवांस थोड़ी था, डिपॉजिट थोड़ी था, ये तो गुड्स का लेट पेमेंट है। तो उन्होंने कहा लेट पेमेंट का इंटरेस्ट है सप्लाई, इस पे लगेगा, ब्याज पे जीएसटी नहीं है। लेकिन दैट इंटरेस्ट शुड बी ऑन सम लोन, एडवांस, डिपॉजिट। ठीक है, एडवांस गुड्स वाले एडवांस नहीं, एडवांस जो लोन के रूप में एडवांस है। भाई लेट पेमेंट वाला जो ब्याज है उस पर लगा रखा है इन्होंने, तो उसका रूल अलग है। तो बेटा आरसीएम अलग, वाउचर अलग। इनडिटर्मिनेट टाइम ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज पर सबसेक्शन 2, 3, 4, देन 5 विल अप्लाई। और उसके बाद कह रहे हैं जो लेट पेमेंट का इंटरेस्ट है उसका अलग रूल बताएंगे हम तुमको। मस्त चल रहा है इनका तो। भाई साहब ठीक है, आगे बढ़े। सबसेक्शन 2 एक बार फिर से पढ़ो। आप कहो सर पीछे बढ़ जाते हो आप। बेटा पीछे नहीं पढ़ रहे हैं हम तो आगे हैं, पीछे तो आप हो। एनीवे, तो कहां थी घटना बेटा? तो घटना देखो यो चल रही थी, बंदी हो गई कि जो टाइम ऑफ सप्लाई है सर ये क्लियर है ना, इनवॉइस या जब इनवॉइस इशू होना चाहिए, पेमेंट, और अगर 1000 रुपए तक का एक्सेस अमाउंट है तो एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर इट कैन बी ट्रीटेड एज टाइम ऑफ सप्लाई, कैन बी ट्रीटेड एज डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। इफ इट इज मोर देन 1000 तो जनरल रूल्स विल अप्लाई। अप टू 1000 एक्सेस पेमेंट इनवॉइस की डेट पे ले सकता है। फाइन, तो उसको ये इन्होंने बोल रखा है कि चल ठीक है ऐसे कर लेंगे तेरा। अब देखिए सर, अगर मान लो कहीं पर इनवॉइस, मैं अभी सबसेक्शन 2 पे ही हूं बेटा, आरसीएम पे तो अभी आ रहा हूं। अगर कहीं पे सप्लाई ऑफ गुड्स ज्यादा है लेकिन इनवॉइस अभी हमने कम इशू करा है, सर मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ टू सप्लाई सम टैक्सेबल गुड्स एंड से 1000 टन, 1000 टन माल बेचे, सर बड़ा अग्रीमेंट है, ठीक। और अभी मैंने इनवॉइस इशू किया 50 टन का, सप्लाई तो अभी कुछ करी नहीं है, मूवमेंट वही नहीं है, बट 50 टन की इनवॉइस इशू हुई है। बाकी 950 टन बाद में करूंगा। तो बेटा क्या है, जितना इनवॉइस इशू हो रहा है उतना ही तो टैक्स करोगे, पूरे में थोड़ी कर दोगे, सही है। ऐसे ही मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट है 10 लाख का, लेकिन आपने मेरे को एडवांस दिया है 2 लाख, बाकी बाद में दोगे, तो अभी जीएसटी 2 लाख पे लगेगा।
ठीक है, ये बात ना लिखें चल जाएगी। ओके, दूसरी तो लिखनी पड़ेगी। सर दूसरी बात क्या है कि पेमेंट की डेट कौन सी होगी? आपको सर इसमें क्या है, पेमेंट की डेट इज पेमेंट की डेट। सर रुको रुको रुको, पेमेंट कैसे करोगे पहले ये बताओ। कैश में करोगे, चेक से करोगे? चेक हेयर मीन्स कि चेक है, आरटीजीएस है, एनईएफटी है, वो सब चेक में मान लेता हूँ, ठीक है, बैंक में आएगा। और कैश मतलब भाई वो कैश में आएगा, कैसे करो बताओ? सर कैसे भी हो सकता है, पेमेंट इज पेमेंट, दोनों तरीके से हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि देखो डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट का मतलब है कि आपकी बुक्स में जब एंट्री हुई और बैंक में जब एंट्री हुई, विच एवर इज सर ऐसा हो सकता है ना, आपने मेरे को आरटीजीएस किया, मेरे बैंक में पैसा आ गया, बुक्स में मैंने 15 दिन बाद रिकॉर्ड करा, मैंने कैश में एंट्री नहीं करी, पैसे आ गए, मैं कब मना कर रहा हूं नहीं आए, आ गए, बिल्कुल आ गए, मान रहा हूं, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री में 15 महीने 1 महीने बाद, 15 दिन 1 महीने बाद कर रहा हूं। सर जस्ट टू डेफर दिस थिंग, मेरा मकसद है कि यार कर लूंगा ना, जैसे ही बुक्स में एंट्री करूंगा पकड़ जाऊंगा। तो वो कह रहे ना बैंक में अगर तेरे एंट्री हो गई है तो वो वाली डेट ऑफ पेमेंट है। अब हमें चेक मिला, हमने बुक्स में एंट्री कर ली, बैंक में 15 दिन बाद जमा करा या कोई भी वजह रही, तो कह रहे बुक्स वाली पहले करी, वो ले ली। तो सर लिखा है कि डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट का मतलब है द डेट ऑन विच पेमेंट इज एंटर्ड इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट ऑन विच पेमेंट इज क्रेडिटेड टू हिज बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। तो बेटा कैश रिसीव करो, है ना। अब अगर कैश में लोगे तो ये तो एंट्री होएगी ही नहीं, फिर तो खाली ये वाली बचेगी। लेकिन कैश में अगर लोगे तो वो इनकम टैक्स वाले नाराज होते हैं। सर पेमेंट करने वाले ने अगर 10,000 से ज़्यादा पेमेंट करी है उसको डिडक्शन नहीं देते हैं, और अगर आपने 2 लाख से ज़्यादा एक ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में एक व्यक्ति से रिसीव कर लिए तो जितनी अमाउंट रिसीव करोगे उतनी पेनल्टी है। 269 ST करके सेक्शन है। मतलब आप देखो जाए तो जाए कहाँ, करें तो करें क्या? आंसर है कानून का पालन करो पूरे तौर पे, काहे कैश के चक्कर में पड़े हो। सारे ट्रांजैक्शन बैंक से करो, जैसे ही बैंक में एंट्री हो तुरंत बुक्स में एंट्री करो। और टैक्स आप पहले क्यों नहीं दे देते हो? सप्लाई होगी, गुड्स होंगी, अरे ईयर के शुरू में जीएसटी सारे साल का जमा कर दो ना। बल्कि और 10 साल की कोई स्कीम नहीं आती है कि भाई 10 साल का ले लो हमसे। एनीवे देयर कैन बी चेंजेस। बच्चों अभी तो फिलहाल सीआरपीसी, इंडियन पिनल कोड, इंडियन मतलब कल ही पार्लियामेंट में आए हो, जब से मुझे खबर लगी है थोड़ा सा सदमे में हूं मैं कि ऐसे कानून मत बदलो भाई, पता नहीं क्या क्या चेंजेस कर डाले होंगे और कैसे अब लोगों को क्या क्या। सर क्रिमिनल लॉ है ये सारे, तो एक नई ही सर बहस शुरू हो जाएगी, नई चीजें हो जाएंगी। बहुत सारे पुराने लोग जो शायद बंद हैं चीज़ों में, नए कानून में हो सकता है वो छूट जाए, और बहुत सारे ऐसे जो छूटे पड़े हैं, बेल पर चल रहे हैं, हो सकता है उनकी बेल नॉन बेलेबल हो गई हो। मुझे लगता है एक पर्टिकुलर आदमी है जो बेल पे घूम रहा है, उसको बंद करने का जरूर उन्होंने प्रोविजन करा होगा, नाम नहीं लेंगे कौन है, आवाज ना आए ऐसे बोलना। हाँ वही है। तो आओ सर, सर कानून है, देश है,
एनीवे लेट अस कम बैक टू दिस सबसेक्शन 2। तो बच्चों अब थोड़ा सा बुक की ओर आते हैं और आप देखिए इन्होंने कहा टाइम ऑफ सप्लाई, सर दैट इज आवर हेडिंग यूनिट 1, ठीक मिली। यूनिट 1 में फिर आ गए सेक्शन 12 में क्या बोलोगे, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो सेक्शन 12 कवर्स डिटर्मिनेशन टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग सिचुएशन। अब इसमें बेटा 5 पॉइंट है। पहला वाला सबसेक्शन तो ये था कि टैक्स लाइबिलिटी विल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ओके। तो दूसरा है नॉर्मल रूल, यानी सप्लायर टैक्स दे रहा है, सबसेक्शन 2 फॉरवर्ड चार्ज है, फॉरवर्ड चार्ज तो है ही। सबसेक्शन 3 बेटा रिवर्स चार्ज है, सबसेक्शन 4 वाउचर्स है, सबसेक्शन 5 वेयर यू कैन नॉट डिटरमाइन द सप्लाई एज पर सबसेक्शन 2, 3, 4, दैट इज रेसिडुअल केस, जिसको मैंने इनडिटर्मिनेट वर्ड यूज किया था। और लास्ट है बच्चों इंटरेस्ट, फीस, पेनाल्टी, डिलेड पेमेंट। तो सेक्शन 12 हैज 6 सबसेक्शन, ये 2, 3, 4, 5, 6 है, ओके। अब आइए सबसे पहले पॉइंट पे, तो आप देखेंगे कि सप्लाई वेयर सप्लायर इज लायबल टू पे टैक्स, यानी फॉरवर्ड चार्ज। तो बेटा ये सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 है, और क्या चीज कवर हो रही है इसमें, फॉरवर्ड चार्ज, मतलब जहां पर टैक्स लायबिलिटी सप्लायर की है, तो सप्लायर की तो होती है ना, ओके। साथ में आप देखो सेक्शन 31 का रेफरेंस है, क्योंकि देखो ये वाला पार्ट, ये वाला ये 31 में जाएगा, व्हेन इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, करेक्ट। इनवॉइस कब इशू होगा, तो वो चीज अलग इनवॉइस वाले सेक्शन में जा रही है। आओ सर इन ब्रीफ, तो बेटा इनवॉइस की डेट, ठीक है, डेट ऑन एक्चुअल इशू और लास्ट डेट व्हेन इट शुड बी इशूड, तो ये वाला फर्स्ट पॉइंट हो गया। और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर आर रेलेवेंट फॉर टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक। तो अब प्रिंसिपल सर ये 12 2A और B से आ रहा है, तो दिस प्रिंसिपल इज डिराइव्ड फ्रॉम सेक्शन 12 2AB, under which time of supply by person who is liable to pay GST is earlier of the following 2 dates. Sir, why repeat it? Date of issue of invoice, last date on which invoice ought to have been issued, and date of receipt of payment to the extent payment covers the goods. Obviously, payment goods cover है. If some payment is received with reference to services, so that will fall under section 13. भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना, सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज बोथ का हो, बोलो इज इट क्लियर भैया? गुड, वेरी गुड। नाउ मीनिंग ऑफ डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। तो बेटा डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट मैंने आपको बताया ना कि जो बुक्स में आप अकाउंटेंट में बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर रहे हो और बैंक में आपके एंट्री हो रही है विच एवर इज अर्लियर, तो बेटा इसको पढ़ लोगे, पैरा को छोड़ दें, थैंक यू। नेक्स्ट, अभी उसमें फिर ये देखना पड़ेगा मिक्स्ड सप्लाई है कि कंपोजिट है। अरे भाई लिफ्ट भी देगा वो आपको और इंस्टॉल करके भी देगा, दोनों चीजें हो गई। अब इसको मिक्स्ड सप्लाई मानोगे या कंपोजिट मानोगे? याद करो, कंपोजिट क्या होती थी? जो नेचुरली बंडल्ड है, एक प्रिंसिपल सप्लाई है और दूसरी उसके साथ में, तो सप्लाई प्रिंसिपल वाली मानते थे, करेक्ट। और मिक्स्ड में जो नेचुरल नहीं है, कोई प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है, तो इस एग्जांपल में पहले बताओ कंपोजिट की मिक्स्ड, लिफ्ट दिया इंस्टॉलेशन है, कंपोजिट है, प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? लिफ्ट की सप्लाई है, तो पूरी सप्लाई को सप्लाई ऑफ लिफ्ट मानेंगे, यानी पूरा का पूरा सप्लाई ऑफ गुड्स में जाएगा, सेक्शन 12 में कवर होगा, 13 में नहीं जाएगा,
ठीक है, तो ऐसे शक मत किया करो उल्टा। आओ सर, सिग्निफिकेंस टू द एक्सटेंड पेमेंट कवर्स द गुड्स। देखिए जो गुड्स का पेमेंट है ओनली दैट विल बी कवर्ड हियर। सर पार्ट ऑफ कंसिडरेशन इज इन एडवांस और इनवॉइस इज इशूड फॉर पार्ट पेमेंट, टाइम ऑफ सप्लाई विल नॉट कवर फुल सप्लाई। मतलब जितना आपका इनवॉइस है, जितना पेमेंट है उतने पे तो लगाओगे अभी, बाकी पे नहीं लगेगा। टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस, तो देखिए टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस में मैंने आपको क्या समझाया था? देखो मैंने आपको सिर्फ तालिबान समझाया और वो ये था कि जिस प्रकार से, ठीक है, उसी प्रकार से गुड्स बिना इनवॉइस के घर से नहीं निकलेगी, इनवॉइस संग चलेगा। सर एज पर सेक्शन 31 इनवॉइस नीड टू बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल। तो गुड्स के साथ में इनवॉइस जाएगा, चाहे पहले इशू करो चाहे उसी टाइम पे करो, लेकिन गुड्स बिना इनवॉइस के नहीं जाएंगी। गई अकेली तो पकड़ ली जाएंगी। और अगला पॉइंट आप देखोगे कि अगर कंटिन्यूअस सप्लाई है, कंटिन्यूअस सप्लाई क्या होता है? जहां पे सप्लाई कंटिन्यूअसली चल रही है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। जस्ट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सर आप लोगों के घर पे एलपीजी आती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। 2-3 सवाल। पहला, क्या वो जीएसटी में कवर है? यस, ठीक है। पेट्रोल डीजल एटीएफ बाहर है, एलपीजी कब बाहर है? एलपीजी अंदर है। आप उसका इनवॉइस चेक करिए, 5% जीएसटी लग रहा है उसमें। अगला सवाल, जो इनवॉइस सर इशू करता है वो सप्लायर करता है, फॉरवर्ड चार्ज है, सब चीजें ठीक है। कंटिन्यूअस सप्लाई आ रही है या सिलेंडर में आ रही है? सिलेंडर वाले मुंह बंद रखो। पाइपलाइन से किस किस के आ रही है? ठीक, वेरी गुड। इधर कुछ बच्चे आप भी हो, वेरी गुड। तो आपने पाइपलाइन बिछा रखी आईओसी से लेके आपके घर तक। सर है नहीं है? हाँ बताओ, गलत हो गया? सर कनेक्शन होगा तभी तो आएगी बेटा। अब ये बताओ, जब इज इट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस? सप्लाई है, जीएसटी है, एलपीजी है, गुड्स है कि सर्विस है? गुड्स है, सर्विस थोड़ी है ये। गुड्स बेच रही है। अब वो जो गुड्स बिक रही है, जो आपको रिसीव मिल रही है, अगर पाइपलाइन से आ रही है तो पाइपलाइन में इनवॉइस भी चलती संग में। भाई पाइपलाइन में गैस तो चल ही रही है, ये तो मानते ही होंगे, आप भी मानोगे। इनवॉइस हर 5-5 मिनट में इनवॉइस इशू करते हैं। अब इतना खर्च हो गया, अब इतना खर्च हो, अरे बहुत खर्च कर रहे हो, अरे दोनों जला रखी है गैस तुमने आज, ऐसा मैसेज आता है। सर दे डोंट इशू दी इनवॉइस, इनवॉइस इज इशूड पीरियोडिकली। पहला चीज कंटिन्यूअस सप्लाई है ये। तो इसमें जो तालिबान वाली स्टोरी है कि इनवॉइस के बिना मूवमेंट नहीं होगा, वो संभव नहीं है। और सर जितना मूवमेंट होगा उतनी इनवॉइस इशू होगी, तो इनवॉइस पहले भी इशू नहीं हो सकती। भाई जितना खर्च करोगे उतना ही तो इनवॉइस आएगा, तो इनवॉइस हमेशा बाद में आएगा, राइट। तो वो 31(4) है, ठीक है। सर पीरियोडिकल स्टेटमेंट है, बट दिस वी विल डिस्कस सब्सिक्वेंटली कि इनवॉइस कब इशू करना है। सर इनवॉइस ऑट टू हैव बीन इशूड, वो 31 है। चल बेटा, उसके बाद में अप्रूवल वाले केस में इनवॉइस कब इशू होगा? गुड सेंट ऑन अप्रूवल, तो वो 31(7) है, लेकिन हम 31 अभी डिस्कस नहीं कर रहे। सर आप आइए नेक्स्ट पे, टाइम ऑफ सप्लाई अंडर फॉरवर्ड चार्ज। तो डायग्रामेटिकली बताया हुआ है, तो मैं बता चुका। पहला, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस
ऑब्लिक लास्ट डेट ऑफ इशू अंडर सेक्शन 31, मतलब द डेट ऑफ एक्चुअल इशू ऑफ इनवॉइस और द डेट व्हेन इनवॉइस ऑट टू हैव बीन इशू। दूसरा, डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स। तीसरा, डेट ऑन विच पेमेंट इज क्रेडिटेड टू बैंक। मतलब इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर वो पेमेंट है, और इनवॉइस या ऑट टू हैव बीन इशूड विच एवर इज अर्लियर वो आपका इनवॉइस है, और विच एवर इज अर्लियर फिर विच एवर इज अर्लियर का अर्लियर। अरे सर ठीक है ना बेटा, आई होप कि आप समझ रहे हो। नेक्स्ट सर, अभी देखो ये डायग्राम देख रहे हो आप लोग, जीएसटी टू बी पेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ा, फिर लिखा है स्पेसिफाइड 12/2 है इनवॉइस की डेट पर। और सर जी अब यहां पे जो लास्ट लाइन लिखी है आप उसको देखिए सर, ये डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर लिखा हुआ है, बट बेटा दिस क्लॉज हैज बीन डेफर्ड। एक्ट में लिखा है, बुक में भी लिखा है, लेकिन अभी मैंने आपको वैट और जीएसटी कंपेयर करके बताया कि वैट में एडवांस पे टैक्स नहीं था, जीएसटी में एडवांस पे टैक्स आ गया, तो सर बहुत कलेश हुई, बहुत झगड़े हुए, तो फिलहाल गवर्नमेंट ने इसको डेफर कर दिया। तो अभी क्या होगा, एडवांस अभी बचा हुआ है, किसी दिन कवर कर लेंगे। सर कब कवर करेंगे, कब तक डेफर कर रहे हैं आप अच्छे से जानते हो, और मत कहलवाओ, लेकिन आप देख लीजिए ना सर, आप देख लीजिएगा, जैसे ही वो बड़ी इवेंट होती है जिसका इंतजार है, उसके तुरंत बाद ये सारे रूल्स जो अभी डेफर किए हुए हैं विल बी एप्लीकेबल। तो आप लास्ट लाइन पढ़िए पेज 3 पे, it is in case of goods no GST is payable at the time of receipt of advance. So right now because the provision has been deferred, so no GST is payable on such day. ठीक है बेटा, तो आप देखिए यहाँ पे मेरे को लगता है कि 12/2 मेरा कंप्लीट हो गया। वीडियो बंद कर दो।